हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का। और ये टॉपिक होगा बाइंडिंग एनर्जी का। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं ऑलरेडी पहले भी कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने, और आज फिर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारी जो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस इसमें मैं डिस्कस करूँगा, न्यूक्लियर फिजिक्स के जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करूँगा। तो इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मैं कहता हूँ वो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी का। और बाइंडिंग एनर्जी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी जो है उसका कारण क्या है, और डिफरेंट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी किस तरीक़ा से आती है हमारी, और उसका कारण क्या होता है कि किसी की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की ज़्यादा आती है, किसी की कम आती है। तो उन एस्पेक्टों पर हम डिस्कशन देंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी में जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी जो आती है वो मास डिफेक्ट के कारण पैदा होती है। और मास डिफेक्ट कैसे पिक्चर में आता है बेसिकली कि जो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और अगर हम एक प्रोटॉन का मास mh लें और z हमारे अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो जो प्रोटॉनों का मास होगा वो z इंटू mh होगा। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या z है, एक प्रोटॉन का मास mh है, तो z mh मास हो गया ओवरऑल जितने न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स हैं। उसके अलावा हम सब जानते हैं कि जो a माइनस z होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ए जो है वो कहलाता है एटॉमिक मास नंबर और जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ए माइनस जेड जो होता है, जैसे हम जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी न्यूक्लियस का वो एक्स जेड से शो करते हैं। तो जेड जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है, ए जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ए माइनस जेड जो है वो हमारे न्यूट्रॉन होंगे। और अगर मास न्यूट्रॉन का हम एम एन लें तो ए माइनस जेड इंटू एम एन जो होगा ये मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन होगा। उसके अलावा ये तो हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ओवरऑल मास हो गया। और जो एक्चुअल मास न्यूक्लियस का पाया जाता है उसे हम नोट करते हैं एक्स कैपिटल से। तो क्या होगा कि जो हमारा एक्चुअल मास है वो तो है एक्स कैपिटल, और ये मास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम। ये न्यूट्रॉन के जितने न्यूट्रॉन है उनका मास है, ये प्रोटॉन का मास है। इन दोनों में से जब हम एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस घटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये हमारा कहलाता है डी लैम्ब। दिस इज द मास डिफेक्ट। इसे मैं लिख रहा हूँ डी लैम्ब इज सेड टू बी मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को अगर हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हमारी मिलती है हमें डी लैम्ब इनटू सी स्क्वायर। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है। और ये बेसिकली जो आइंस्टीन का रिलेशन है E बराबर mc स्क्वायर, उसी से मोटिवेटेड है। पहले मास को और एनर्जी को सेपरेट आइडेंटिटी माना जाता था। आइंस्टीन ने बताया कि एनर्जी और मास जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। मास को एनर्जी में और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम सपोज किया 1 किलोग्राम मास डिसअपियर करा दें तो हमारा एनर्जी में मिल जाएगा। जैसे हमें बताना है कि 1 kg मास डिसअपियर कर जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग पूछता है बताओ एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो एन की जगह पर 1 रख देंगे और सी की वैल्यू हमारी 3 गुना 10 की पावर 8 होगी। तो ये 9 गुना 10 की पावर 16 जो है, अगर एक 1 kg डिसअपियर कर जाए तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ऑब्टेन हो जाएगी, 9 गुना 10 की पावर 16 जूल। इट इज ए वेरी ह्यूज क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जब भी मास डिसअपियर करेगा और वो एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा तो फिर बहुत हाई लेवल पे और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट में से कहूँगा जो हमारा E बराबर mc स्क्वायर है, तो उसी से मोटिवेटेड हमारा बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी केस के अंदर जैसे सपोज किया हम न्यूट्रॉन के लिए चाहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना कि भाई न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की हमारे पास जो कैलकुलेट होगी वो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट होगी न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं 1s2, मीन्स जो हमारे हाइड्रोजन के वो 3 आइसोटोप होते हैं। हम सब 12th स्टैंडर्ड से और 9th 10th स्टैंडर्ड से पढ़ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप है वो 1s1, 1s2 और 1s3 होते हैं। तो 1s2 जो होता है वो हमारा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अंदर जो Z की वैल्यू है वो होती है हमारी 1 और न्यूट्रॉन भी इसमें होता है 1। सिंपलेस्ट न्यूक्लियस होता है इसकी टी के लिए, क्योंकि पाई मेसोन एक्सचेंज या जो हम न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन तभी समझ सकते हैं कि कम से कम एटलीस्ट न्यूक्लियस के अंदर 2 जो है न्यूक्लियन जरूर हो, जरूर उनमें आपस में दोनों में पाई मेसोन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो पाएगा और तभी हम न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी भी कर पाएंगे। तो कई बार कंपटीशंस में और इंटरव्यू में पूछता है कि 1s2 जो न्यूक्लियस है वो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए क्यों कंसीडर किया जाता है। तो उसका मैं रीजन भी बता रहा हूँ कि 1h1 जैसा होगा, सिंगल हमारा एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में होगा तो हम पाई मेसोन एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो हम न्यूक्लियर फोर्स के ओरिजिन को नहीं समझा पाएंगे।
इसलिए हम जो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस जो हम लेके चलते हैं वो 1s2 का न्यूक्लियस लेके चलते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स के लिए या न्यूक्लियस की स्थिति के लिए हम ऑप्ट करते हैं। इसका मैं आगे नोटेशंस काफी करा हुआ। तो 1s2 में अगर हम देखें यहाँ मास के इफेक्ट हमें कैलकुलेट करना है और बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या इस फॉर्मूले को d को यूज करें, इस फॉर्मूले को d की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले से पुट करते हैं और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो z तो 1 होगा और प्रोटॉन का मास हम सब जानते हैं 1.672 गुणा 10 की पावर -27 kg होता है और इसका जो मास होता है जो a माइनस z की वैल्यू इसमें हो जाएगी हमारी 2-1 प्रोटॉन 1 होगा तो यहाँ पे 1 ले लें इंटू 1.675 गुणा 10 की पावर -27 kg जो है वो मास होता है हमारा किसका, न्यूट्रॉन का। और जो एक्चुअल मास पाया जाता है वो हमारा एक्चुअल मास पाया जाता है 3.343 गुणा 10 की पावर -27 kg। और अगर हम इसको पूरा c स्क्वायर से मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 9 गुणा 10 की पावर 16, क्योंकि c की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, उसके अलावा इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर -13 से इसको डिवाइड कर देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमें मिल जाती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो वैल्यू है इसे कैलकुलेशन के फॉर्म में सॉल्व करके देखें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में जो मिलती है हमें वो मिलती है 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेट में से कहना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन रहता है इससे, लेकिन इसी ऑर्डर की मिलती है 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की, उसका ऑर्डर हमें पता चला और वो ऑर्डर हमें पता चला कि उसका जो ऑर्डर है वो 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारा एटम होता है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का चलता है। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है एटम की वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, और जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखें कि एटम का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो कम होता है, और जो हमारा एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि मैं कैलकुलेशन एस्पेक्ट बता रहा था, एक जो हम सिंपल डेफिनेशन इसकी लेके चलते हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए कि हम बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम इसकी दो तरीका से डेफिनेशन देते हैं, एक पॉजिटिव डेफिनेशन होती है और एक नेगेटिव डेफिनेशन होती है। पॉजिटिव डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस को, और हमें सबको पता है कि न्यूक्लियस जो मिलकर बना है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेकअप करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, जैसे यहाँ सपोज किया न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इनको अगर हम यहाँ से हटा दें और इन्हें इन्फिनिटी को ले जाए न्यूक्लियस से, तो ये जितनी एनर्जी इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अपने अवयवों में जो तोड़ना है नाभिक को, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो उस नाभिक की क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी नेगेटिव डेफिनेशन देते हैं कि जब कभी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ होगा। काल्पनिक क्यों है, क्योंकि उस समय नहीं हो रहा है, कभी पहले कभी बना होगा न्यूक्लियस, तो एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन क्या हुआ होगा, इन्फिनिटी से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आए होंगे और न्यूक्लियस को फॉर्म किया होगा, तो जो एनर्जी उस समय रिलीज हुई होगी वो उस नाभिक के लिए क्या कहलाती है, न्यूक्लियस के लिए, वो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि बाइंडिंग एनर्जी के दोनों एस्पेक्टों पर आप समझे होंगे और ये भी जाने होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब हम इसका ये कैसे देखें कि वास्तव में इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में इसकी बाइंडिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो गामा रेज हैं, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें चाहिए और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है नाभिक को ब्रेक करने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होती है वो केवल गामा रेज के पास होती है। हम सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उससे जो इमिट होती है वो अल्फा बीटा गामा रेज होती है, उन पर मैं डिस्कशन बाद में दूंगा। यहाँ लेकिन इतना बताना जरूर चाहूँगा
कि जब न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेटों में जंप करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है न्यूक्लियस के पास, तब वो गामा रेज का इमिशन करता है एक्साइटल स्टेट से किस स्टेट में आने के लिए, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। और जो हमारा ऑर्डर है, जो वेवलेंथ का ऑर्डर है, वो सबसे कम वेवलेंथ ईएम स्पेक्ट्रम में, मुझे उम्मीद है कि आप ईएम स्पेक्ट्रम से वाकिफ होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासतौर से चाहे हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हों चाहे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों, सबको पता होना चाहिए कि सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो हमारी गामा रेज की होती है। और एनर्जी का फॉर्मूला जो फोटोन की एनर्जी का और वेवलेंथ का होता है, ई बराबर एच में होता है। एच है प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और इसे हम एच सी अपॉन लैम्डा भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यू हमारा जो होता है वो सी अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा की वैल्यू को कम होने के कारण, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो काफ़ी कम होती है, सबसे कम जो वेवलेंथ है वो हमारी गामा रेज की होती है। मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ, गामा रेज की सबसे कम होती है। गामा रेज के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्पेक्ट्रम मिलता है वो गामा के बाद एक्सरे आता है। एक्सरे की वेवलेंथ होती है, उसके बाद एक्सरे के बाद जो होती है वो अल्ट्रावायलेट की होती है। अल्ट्रावायलेट के बाद हमारी विजिबल रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है। विजिबल के बाद में फिर हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, फिर हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन के बाद फार इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, फिर हमारी माइक्रोवेव और रेडियो वेव आती हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेवलेंथ आती हैं। खासतौर से ये जरूर याद रखें कि गामा रेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि गामा रेज जो है काफ़ी डेंजरस भी होती हैं। जब हमारे एटम बम और जब भी न्यूक्लियर बम इम्पोज किए जाते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं तो वहाँ खतरा रहता है सदा गामा रेडिएशंस का, और काफ़ी कैंसरस होती हैं, तो काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं हम गामा रेज के पास में। और जब आप बड़ी लैबों में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी में ये भी चेक करना होता है हमें कि जब आप उस लैब के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशंस, उसका कहीं बॉडी आपको ज़्यादा तो ऑब्जर्व नहीं करती। तो फिर आपको जैसे जो न्यूक्लियर लाइब्रेरी हैं या न्यूक्लियर की जो लैब हैं उनमें अगर आप जाना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसा किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि जब वेवलेंथ यहाँ कम होती है तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ क्योंकि गामा रेज की सबसे कम होती है ईएम स्पेक्ट्रम में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन सी होती है, गामा रेडिएशन। और ये भी याद रखें कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है वो इन्वर्सली चलती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लांक फॉर्मूला ये कहता है कि जो ईएम रेडिएशन होता है उसमें हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच में होती है, चाहे प्लांक कांस्टेंट है और जो क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ईएम रेडिएशंस में और वेवलेंथ सबसे कम होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। साथ साथ जो इसमें मुझे कहना है वो उसको समझें, इस कंसेप्ट को, कि अगर हम 1s2 न्यूक्लियस लें, और 1s2 न्यूक्लियस का मतलब हमारा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है, और ये मिलकर बना हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसके ऊपर हमने क्या किया, गामा रेडिएशन इम्पोज कर दिया। ये हमारी कैसा रेडिएशन हम डाल रहे हैं, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन जैसे हम गामा रेडिएशन डालते हैं और उन गामा रेडिएशंस की वेवलेंथ को चेंज करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब एक वेवलेंथ उसके करस्पॉन्डिंग हो जाती है जब उसकी एनर्जी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा जैसे ही होती है, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाते हैं और ये न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो जाता है। जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे किसकी हेल्प से, मास डिफेक्ट की हेल्प से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे न्यूट्रॉन के केस में, उसका जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर का हमें यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब इसकी एनर्जी या तो 2.25 MeV की हो या 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो उसी समय पे और ये पोजीशन इस पर हो, मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनसे इसका कोलिजन हो, तो जैसे ही इनकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, इन्फिनिटी को मूव कर जाते हैं। जिससे हमें क्या पता चल जाता है, हमें से पता चल जाता है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 2.25 MeV होगी। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है और ये हम जो है एक्सपेरिमेंटली इन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया है। तो जब हमारे पास ऐसा मिल रहा है तो हमें ये भी पता चला कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर 2.25 MeV जो मास डिफेक्ट से कैलकुलेट किया गया था वो सही था। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये भी पता चल गया कि जो एक्चुअल मास है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का और जो न्यूक्लियस का मास है, जो एक्चुअल न्यूक्लियस का मास है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिनसे वो मिलकर बना है उनमें अंतर होता है, मीन्स मास डिफेक्ट होता है। और इनडायरेक्टली वेरिफिकेशन हो गया आइंस्टीन की इक्वेशन का
कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा इस कंसेप्ट को। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मैं बाइंडिंग एनर्जी के साथ कहना चाहूँगा वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो हमें लाइटर न्यूक्लियाई में मिलती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा बाइंडिंग एनर्जी से संदर्भित कि जो जितने भी न्यूक्लियस हमारे 2He4 है जैसे हीलियम न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियाइयों में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो होती है हमारी वो 2He4 की मिलती है। हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो लाइटर न्यूक्लियाई में, मीन्स इसके अंदर क्या हम देख रहे हैं कि जेट की वैल्यू 2 है, जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो कितनी है 2 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, लेकिन इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है इसकी। और उसके अलावा जो हमारे कार्बन 612 है, ऑक्सीजन 816 है, ये जो न्यूक्लियस है इन लाइटर न्यूक्लियाइयों में ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो ये है 2He4, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, ये ऐसे न्यूक्लियाई है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके साथ साथ इनमें हम क्या देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें यहाँ से सीखनी है वो ये है कि इन सभी न्यूक्लियाइयों में जहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है उनमें हम क्या पा रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे जेड देख रहे हैं हम, जेड की वैल्यू भी 2 है और एन की वैल्यू भी 2 है। अगर हम कार्बन 612 में देखें तो यहाँ पर जेड की वैल्यू भी 6 है और एन की वैल्यू भी 6 है। तो उसके अलावा इसमें देखें तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 8 है और एन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है। तो इन तीनों केसेज में हम ये पा रहे हैं कि वो न्यूक्लियाई जिनके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, मतलब जिनकी संख्या बराबर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादातर उन नाभिकों में मिलती है जिनमें N/P की वैल्यू 1 होती है या 1 के पास होती है। लेकिन इन केसों में तो हमें यही पता चल रहा है कि N/P मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या इन सभी केसों में क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर इक्वल मात्रा में होते हैं तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मिलती है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें मिलती है। वैसे भी जब हम बाइंडिंग एनर्जी का मैक्सिमम स्टेबिलिटी का खींचते हैं तो बेसिकली N/P की रेशो जो हमारी मिलती है वो यहाँ पे हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए कि अगर हम यहाँ N इधर रखें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इधर रखें, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जैसा भी इनके लिए केस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 2He4 का हमें केस लेना है, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा प्रोटॉनों की संख्या भी 2 लेंगे और न्यूट्रॉन की संख्या लेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर 2He4 मिलेगा। उसके अलावा कार्बन 612 में जब देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हमारी 6 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगी, तो जब हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि जो हमारा कर्व है 6 वाला वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन के आसपास रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन आसपास आने का मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल मिल रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन हम इसे बोलते हैं, और ये बताती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो ज़्यादा स्टेबल है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ये डिस्कशन अलग से दूंगा मैं कि ऐसा होता क्यों है, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जब जेड हमारा बढ़ता रहता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ जेड बिकम्स टू बी इनॉर्मसली लार्ज, जैसे जैसे ज़्यादा होता चला जाता है तो जेड और जो N/P की रेशो है वो 1 से ज़्यादा होने लगती है। N/P की रेशो 1 होने का मतलब क्या है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या उस प्रोपोर्शन में कम रहती है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कर्व जो होता है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से डिपार्चर करते हुए शुरू में तो करीब उधर की तरफ भी अप्रोच करता है और फिर थोड़ा सा न्यूट्रॉन एक्सेस में होते चले जाते हैं प्रोटॉनों के मुकाबले, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डिपार्चर कर जाता है। इस कंसेप्ट को सीखे, ये भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मैं आगे जाके इसका एलोमेशन भी दूंगा कि ऐसा होता है। आज ही के लेक्चर में ये सब चीज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा कि जब नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तब न्यूट्रॉन उस कंपैरेटिवली थोड़े और तेजी के साथ में बढ़ते हैं, जिससे N/P की रेशो 1 के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन 1 के मुकाबले थोड़ी सी डिपार्चर करती है तो इट्स ओके, लेकिन अगर संख्या वो न्यूट्रॉन की एक्सेस में हो जाती है तब वो फिनोमेना न्यूट्रॉन का डिके होने लगता है और फिर इस तरीका से डिके होता है कि जो N/P की रेशो है वो 1 की तरफ को अप्रोच करे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें इसमें समझनी है कि N/P की रेशो जब 1 की तरफ अप्रोच करती है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। लाइट एंड न्यूक्लियाइयों में तो मैं अभी 3 केस समझा ही रहा था कि यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रिक्टली N/P जब 1 है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो ये भी हमें समझना है और फिर ये भी समझना है, मैं आगे इनोवेशन दूंगा इस पर, कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से एक्सेस में होते हैं
तो क्या कौन सा फिनोमिना होगा, और जब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले एक्सेस में होंगे तो कौन सा फिनोमिना होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है और वो भी सब बाइंडिंग एनर्जी से लिंक है। मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है तो बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट के ऊपर ही हमारे न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सन से जुड़े ये संसार हैं जो हमें पता है कि वहाँ पर सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, उनका कारण भी मास इफेक्ट है। और कहीं ना कहीं मास इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी से कनेक्टेड होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी ही रिलीज हो रही है, जहाँ पर भी रिलीज होकर आती है एनर्जी वो मास इफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। साथ साथ ये भी हमें प्रयास करना है कि इस मास इफेक्ट के लिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो मास इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मास इफेक्ट के लिए जो हमारे रेस्पॉन्सिबल फिनोमिना है, जैसा कि हमने पढ़ा कि मास इफेक्ट होता है, तो हमें फिर ये भी जानने की जरूरत है कि भाई मास इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। अब जब हम इसका एलोब्रेशन समझते हैं कि भाई मास इफेक्ट के लिए कौन सा फिनोमिना, मतलब कौन सा कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं, हाइजेनबर्ग ने से प्रूव किया कि न्यूक्लियस जो मेजअप होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से है। उसने बहुत सारे कंसेप्टों से उसको एक्सप्लेन किया। कभी आज हमें फर्दर डिस्कस करूँगा कि हम किन आधारों पर कह सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो ये भी है कि हम क्यों माने कि न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो अभी कभी मैं आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करूँगा इन कंसेप्टों को भी। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि मास इफेक्ट होता क्यों है, मीन्स बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट आता क्यों है। मीन्स अगर हम इसके ओरिजिन में जाएं, जो हम डीएलएम देख रहे थे, तो डीएलएम का ओरिजिन क्या है, ये हमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये कंसेप्ट है कि मास इफेक्ट का ओरिजिन कहाँ से है और हम कैसे समझाएं कि मास इफेक्ट का जो मेजर कॉज है वो क्या है। मैं अनस्टेबिलिटी फैक्टर्स की जहाँ तक बात करूँ कि भाई न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी क्या है, तो एक चीज़ हम पढ़ते रहे हैं, बहुत बचपन से हमने पढ़ा है, बहुत छोटी क्लासों से हम पढ़ते रहे कि क्या देखा जाता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, जेड ज़्यादा हो जाता है, 92 या 92 से ऊपर पहुँच जाता है, तो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना शुरू हो जाता है। दो तरीका की हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते थे, एक होती थी हमारी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक होती थी हमारी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नाम सुने होंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और कौन सी एक्टिविटी का, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो रेडियो एक्टिविटी है, आर्टिफिशियल तो वो रेडियो एक्टिविटी है कि वो होती नहीं, उसे तो आप जबरदस्ती कराते हो, उसमें आपका अपना एडवांटेज है इसलिए आप कराते हो। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो है कि उसे आप खुद नहीं कराते, वो अपने आप स्वाभाविक तौर पर होती है। तो क्या हम देखते हैं कि जब जेड की वैल्यू 92 या बियॉन्ड 92 पहुंच जाती है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मीन्स यूरेनियम से, जब यूरेनियम का हम सब जानते हैं कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 92 और 238, एक तो ये होता है इसका, और एक यूरेनियम 92 235 होता है। तो ये देखा जाता है, वैसे तो जेड जब हमारा 92 से ऊपर होता है तो उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। और लेकिन देखा ही जाता है कि जब जेड की वैल्यू 82 से ऊपर पहुंच जाती है, 4 रेडियो एक्टिव सीरीज आपने पढ़ी होंगी, उन चारों रेडियो एक्टिव सीरीज में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे एक में हमें मिलता है पीबी 82 पीबी 82 पीबी 82 और एक मिलता है विस्प 83 चार ये रेडियो एक्टिव सीरीजों के एंड प्रोडक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे लिखा नहीं, तो मैं लिख के बता रहा हूँ कि जो हमारी रेडियो एक्टिव सीरीज है उनमें 3 रेडियो एक्टिव सीरीज, एक पीबी 82 पर स्टॉप होती है, एक पीबी 82 एक पीबी 82 और एक हमारी स्टॉप होती है विस्प 83 और रेडियो एक्टिव सीरीज वहाँ होती हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? दुनिया की जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं, ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बड़ी फेमस भी है कि दुनिया की जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो सदा इसलिए होती है कि सिस्टम अनस्टेबल होता है, और होती इसलिए है कि सिस्टम किसी भी तरीका से स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। कोई भी फिनोमेना के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण है तो वो कारण होता है हमारा स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, जब हमारा अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिनोमेना होता है, और उसका नेट कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि सिस्टम अनस्टेबलाइज है तो किसी भी तरीका से क्या चाहता है, स्टेबलाइज होना चाहता है, और जैसे ही उसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाती है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। रेडियो एक्टिव सीरीज भी हमें यही बताएंगी कि जब हमारी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जब होती है, जब नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है
एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो उस प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के कारण क्या होता है, बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होती है। तो अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर्स की दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण वो रहता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो मैं चाहूँगा आप सबसे पूछना वो ये है कि जेड चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सभी के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होगा। जैसे हमारा लाइक न्यूक्लियाई है चाहे हैवी साइज का न्यूक्लियाई है, तो उनमें क्या होगा, दोनों में ही जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होता है। लेकिन लाइक न्यूक्लियाई स्टेबल बने रहते हैं, लेकिन जिनके साइज बड़े हो जाते हैं वो जो हमारे अनस्टेबल हो जाते हैं और वो उनके अंदर अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन होता है। तो हमें इस बात का भी जवाब सोचना चाहिए कि भाई जब जेड की वैल्यू 82 या 92 से ऊपर पहुंचती है तभी ऐसा क्यों होता है, मीन्स लाइटर न्यूक्लियाइयों में रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं होती। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण एक प्रश्न है और इंटरव्यू में लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप इंटरव्यू देंगे, चाहे पार्क में दें, चाहे टिफर में दें, चाहे पीएचडी के दें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इंटरव्यू दें, तो इसी तरीका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन भी अपने रेज कर रहा हूँ और उनके रिप्लाई भी आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन अपने पास लिख सकते हैं और जैसे मेरी क्लास ओवर होगी तो आप मुझसे अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कंपटीशंस में मैं बता दूं, लगातार जब आप अच्छे ऑर्गेनाइजर में इंटरव्यू देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर खास तौर से ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि इस तरीक़ा के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और पार्क में या जहाँ भी आप साइंटिस्ट के लिए जाएंगे, चाहे आप DRDO में जाएँ, चाहे पार्क में जाएँ और चाहे ONGC में जाएँ, जिन भी इंस्टीट्यूटों में आप देखेंगे वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छी जगह PhD के लिए आप अगर एनरोल करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ भी आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज की जानकारी जानने की कोशिश करता है जो भी एक्सपर्ट पैनल होता है। वो सदा चाहता है कि आपको क्या बेसिक फंडामेंटल पता है सब्जेक्ट के या नहीं पता है। अगर आप सब्जेक्ट के बेसिक फंडामेंटल से वाकिफ रहेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं और कंपटीशंस की दुनिया और इंटरव्यू की दुनिया आपको आसान लगने लगती है। तो ये मैं कंसेप्चुअल चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगी और आगे मैं वीडियो जो है इसी क्रम में आगे बढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे जो लगातार इस कंटेंट को देखते रहें और लगातार जो कंटेंट में डाल रहा हूँ इसमें खास तौर से मैं कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करूँगा। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने अपने चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है। आप अप्लाइड प्रॉब्लम्स वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि अप्लाइड पर मैंने काफ़ी डाला है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी क्लासेज हैं MSc में जो मैं लेक्चर ये ले रहा हूँ उन लेक्चरों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्चुअल चीज़ों पर डिस्कशन दूँ, आपको बताऊँ कि कैसे कैसे सब्जेक्ट हमारा नोबेशन होता है। अगर आप सब्जेक्ट के नोबेशन को अच्छे से समझ पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि फिर आपके लिए राहें जो है आसान हो जाती हैं। आपको कंपटीशन भी जी लगेगा और बाकी आपको फिजिक्स भी आसान लगने लगेगी। तो जो हम ये सोचते हैं कि फिजिक्स मुश्किल है, वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हैं वो पुअर होते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं। जहाँ से बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ अच्छे टीचरों की कमी रहती है, सुविधाएं नहीं होती, या कई बार बच्चे खुद अपने आप में समय नहीं देते बुक पढ़ने के लिए। तो उसके चलते हमारे कंसेप्ट पुअर होते हैं और MSc में या आगे जब भी हम कंपटीशंस में जाते हैं वहाँ हमें दिक्कतें होती हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आगे देखते रहें इस चैनल कंटेंट। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।